मतलब वी आर 50 स्टूडेंट्स, सो आउट ऑफ दीज 50 सबको एक जैसे सोचना चाहिए या अलग अलग सोचना चाहिए? राइट? क्योंकि हम सब इंडिविजुअली बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिविजुअली हमारी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, हमारे टेस्ट, हमारी प्रेफरेंसेस, हमारी सोच, दीज ऑल थिंग्स आर डिफरेंट। बट नॉर्मली बाहर जब जाते हैं तो सब एक ही तरह के करियर्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम पीसीएम लेते हैं तो फिर सारे सोचते हैं हमें इंजीनियरिंग कर लेना चाहिए, पीसीबी लेते हैं तो फिर हम सोचते हैं मेडिकल कर लेना चाहिए। इनके आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, जबकि इंडिविजुअली हम सारे अलग अलग हैं? फिर ये गलती क्यों होती है कि एक ही करियर के लिए 15 लाख लोग एक लाइन में, 25 लाख लोग एक लाइन में? ऐसा क्यों होता है फिर, जब आपको मालूम है कि इंडिविजुअली यू ऑल आर डिफरेंट? सो करियर इज अ वेरी पर्सनल थिंग, अ वेरी पर्सनल थिंग, पर्सनल टू एन एक्सटेंट दैट इफ आई नो अबाउट माई सेल्फ, अगर मुझे अपने बारे में अच्छे से पता है तो मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, राइट? और उस रास्ते पर चलना चाहूंगा जो मेरी स्ट्रेंथ है, ना कि वीकनेस। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ कैसे पहचानते हैं? हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट दिस इज माई स्ट्रेंथ? अब आप लोग क्लास 10th में है, कुछ 11th में, 12th में है, आप लोग, अगर मैं केवल बात एकेडमिक्स की करूं, एकेडमिक स्ट्रेंथ की बात करें अगर, तो ऐसे सब्जेक्ट्स जिनको आप खुद ही पढ़ पाते हैं, यू डोंट नीड ट्यूशंस फॉर दैट, दैट इज योर एकेडमिक स्ट्रेंथ। बट इफ इन केस we need tuitions to pursue a particular subject, that is our weakness. But unfortunately मैंने ये देखा है अपने इतने 25 साल के करियर में, बहुत we try to make lot of awareness, but I have seen people making careers on their weakness rather than people making career on their strength. आपको ये बात में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस, इस बात की बहुत क्लियर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि आपको एकेडमिक्स पसंद है या नहीं। या तो पढ़ाई पसंद होगी या पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं होगी। तो इस बात को एक्सेप्ट करिए अपने लिए। पहले तो करियर वहीं से शुरू होगा जब आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि कहां आपकी स्ट्रेंथ है। अगर एकेडमिक्स में अच्छे नहीं है तो करियर्स एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे हैं, उनमें बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं आप लोग। जरूरी नहीं है कि हर एक किसी को पढ़ाई से ही सक्सेस मिलती है। बहुत सारे लोग जिन्होंने पढ़ाई करी, इंक्लूडिंग मी, शायद हम अपनी पढ़ाई से रिलेटेड काम नहीं कर रहे होते लाइफ में। हमने पढ़ाई करी लेकिन हम काम कुछ और कर रहे होते हैं। ये दोनों बातें अलग अलग हो जाती है। करियर जो है इट इज फॉर लाइफ, 40 years लॉन्ग, 40 साल वर्किंग आपकी लाइफ होती है, उसको करियर बोलते हैं। उसमें सब अप्स एंड डाउन्स होते हैं। किसी के 2 साल खराब हुए, किसी के 4 साल खराब हुए, किसी के 40 साल ही स्ट्रगल रहे। करियर है, करियर में डायनेमिज्म होता है, एंड व्हेन यू नो दैट इट इज डायनेमिक, टाइम टू टाइम आपके डिसीजंस आपको बताते हैं कि यहां आप गलत हुए, यहां आप सही हुए। सो जो डिसीजंस आप लेते हैं अपनी लाइफ में वो भी बहुत मैटर करते हैं, और वो सारे डिसीजंस आप अच्छे तब ले सकते हैं जब आप अपनी स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं। अगर शुरू से ही हमने स्ट्रेंथ के ऊपर काम नहीं करा तो फिर क्या होता है, हम एक दूसरे को देख के करियर्स बना रहे हैं। मे भी हमको अवेयरनेस ही नहीं है कि कौन से करियर्स में हमको जाना चाहिए। आप में से यहां कुछ लोग बहुत अच्छे सिंगिंग में हो सकते हो,
बहुत अच्छे डांसिंग में भी हो सकते हो, बहुत अच्छा आर्ट वर्क भी करते होंगे, कुछ लोगों को कंप्यूटर स्किल्स बहुत अच्छे से आती होंगी, राइट? कुछ लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होंगे, कुछ लोगों की एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी होगी, कुछ लोग एडिटिंग बहुत अच्छा कर लेते होंगे। बहुत सारी आपके अंदर अलग अलग तरह की स्किल्स, अलग अलग तरह की एबिलिटीज होती हैं। उन एबिलिटीज को फाइन ट्यून करना, कौन सी एबिलिटी को हम पिक करें, कौन सी एबिलिटी को हम छोड़ें, ये बहुत मैटर करती है डिसीजन मेकिंग करियर में, हम कहां जा रहे हैं आगे। तो आज अगर हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग की, तो करियर काउंसलिंग में हम ये सारी चीजें कोशिश करेंगे कवर करें, जहां आपको पहले तो ये रास्ता पता चले कि 10th के बाद मैं कौन से सब्जेक्ट्स पिक करूं। अनदर थिंग, दोज हु आर ऑलरेडी इन 11th and 12th, they should know what is the way ahead, where we should head up if we have taken up particular subjects. And एक बात और, अगर आपने सब्जेक्ट्स ले भी लिए हैं तो आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो यू टर्न लेना भी आना चाहिए। Whenever required, we should be able to take a U-turn. अगर सही नहीं है, जब हम सही रास्ते पे नहीं चलते तो यू टर्न लेते हैं नहीं लेते हैं? तो वो रास्ता करियर में भी ऐसे ही होता है। लेकिन आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल इन पेन, दोज हु आर इनटू काइंड ऑफ 7 years डेडिकेटेड टू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। 7 साल से मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में पहुंच ही नहीं पाया, लेकिन तैयारी रोज कर रहा हूं। मैंने नीट के एग्जाम दिया, 4 साल हो गए मुझको देते हुए, अभी तक मैं नीट क्लियर नहीं कर पाया। मेरा सपना था माँ बाप का कि ओके आई शुड एक्चुअली क्लियर आईआईटी, लेकिन मुझसे आईआईटी क्लियर नहीं हो रहा, मुझे हो गए 4 साल 3 साल लगे हुए उसमें। ये सिचुएशंस खराब होती हैं, इन सिचुएशंस में नहीं आना चाहिए। कायदे में अगर आप इंफॉर्मेशन रखते हैं बाकी करियर्स के बारे में भी, बहुत सारे करियर्स हैं जिनको हम ले सकते हैं इंजीनियरिंग के बिना भी पीसीएम में। बहुत सारे करियर्स ऐसे हैं जो हम बिना नीट के, बहुत सारे करियर्स बायो में भी ले सकते हैं, एंड बहुत सारे करियर्स कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में भी हैं। आज के समय में वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एज फार एज choice of careers is concerned. Can you believe there are 6,500 careers available all over the world? 6,500। हमारी नॉलेज कहां तक है? आई थिंक मैं अगर 5-10 करियर्स के बारे में बात करूंगा तो उसके आगे आप लोग कहेंगे सर नहीं, इसके आगे नहीं पता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने ज्यादातर सक्सेस इन्हीं करियर्स के आसपास देखी है, बट हम ये भूल जाते हैं इन्हीं करियर्स के आसपास हम बहुत बड़ा फेलियर भी देख रहे हैं। न्यूज़पेपर्स आर सेइंग 80% ऑफ योर यूथ, 80% यूथ हमारे कंट्री की इज नॉट एम्प्लॉयबल, वो जॉब लायक ही नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि मिसमैच कर दिया, जो हमको नहीं करना चाहिए था हमने वो भी कर लिया, बाद में इंटरव्यूज में फेल हो रहे हैं, कंपनीज रिक्रूट नहीं कर रही हैं। इंजीनियरिंग कर लिया लेकिन हमको बेसिक फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पता है, मेडिकल कर लिया लेकिन we are not a good doctor, maybe we don't have proper basics। मिसमैच कराना, सीटें खरीद ली भी जाती हैं, राइट? आजकल सब कुछ है,
एजुकेशन इज अ बिग बिजनेस। तो जब ऐसा होता है तो फिर मिसमैच होता है सोसाइटी में। फिर ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं निकल के कि 80% ऑफ योर यूथ इज नॉट एम्प्लॉयबल। लाखों लोगों ने बीकॉम करा, राइट? क्या लाखों लोगों के लिए अकाउंटेंट्स की जॉब है? क्या इतनी जरूरत है हमको? लाखों लोगों ने ह्यूमैनिटीज पढ़ा, बीए करा, आगे जाके लॉ करना चाहते हैं। क्या लाखों लॉयर्स चाहिए हमको? या लाखों सिविल सर्वेंट्स चाहिए हमको? तो बाकी जो करियर्स इतनी सोसाइटी में हमारे ग्रो हो रहे हैं, उन करियर्स की तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता? सिंपली बिकॉज हमने अपने आसपास कभी किसी को वैसे देखा नहीं। हमने अपने आसपास डिजाइनर्स नहीं देखे। जहां हम रहते हैं, हम ये आवाज किसी को लगाएं कि भाई आई नीड एन इंजीनियर, मिल जाएंगे, बट आई नीड एन इंटीरियर डिजाइनर, मेरे पूरे शहर में शायद एक मिलेगा। आई नीड अ साउंड इंजीनियर, शायद पूरे यूपी में हमको 10 साउंड इंजीनियर मिलेंगे। आई नीड अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, शायद म्यूजिक प्रोडक्शन करने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे। तो ये बताइए, इकोनॉमिक्स का सिंपल सा सिद्धांत है स्केर्सिटी। जो चीज स्केर्स होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, या जिसकी सप्लाई खूब होती है उसकी वैल्यू होती है? स्केर्सिटी हैज वैल्यू। तो जितना आप अपने आप को स्केर्स कर लेंगे ना, आपके जैसे पर्सन मिलने मुश्किल हो जाएं, समझ लीजिए वहां पर आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी आ जाएगी। ऐसे कौन से करियर्स हैं आज के समय में, हम उनके बारे में बात करेंगे। बट कितने लोग हैं जो ये हिम्मत रखते हैं इस बात को एक्सेप्ट करने में कि जो चीजें हमें बहुत पसंद है, हम उनको करियर भी बना लेंगे। भाई कहना बहुत आसान है, डू व्हाट यू लव, बट इसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। इंप्लीमेंट करने के टाइम 2 मिनट में पीछे हो जाते हैं हम। सिंपल सी बात है, अगर किसी को कुकिंग करनी आती है, शेफिंग, आज के टाइम में एक बंदा सेलिब्रिटी शेफ भी बन सकता है। एक सेलिब्रिटी शेफ आप जानते हैं, संजीव कपूर जैसे, राइट, विकास खन्ना जैसे, राइट, ये कौन है? सेलिब्रिटी शेफ्स हैं। इनके अपने ब्रांड्स हैं। एक एक शो के लिए दे चार्ज लैक्स। और जहां ये काम करते होंगे, आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या वैल्यू लेते होंगे। तो आज एक 5 स्टार होटल भी अगर चलता है तो वो अपने फूड की वजह से चलता है। अगर शेफ वहां से हट जाए तो पूरा का पूरा 5 स्टार हिल सकता है। सो ऐसी वैल्यू क्रिएट करिए अपने अंदर कि जो आपका पैशन है, जिन चीजों में आप बहुत बेहतर हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या ना हो, बट उन करियर्स में आपको काम करना आता है। सबसे बड़ी बात आज के समय में यही है कि आपको काम करना आता है या नहीं। डू यू नो टू वर्क और नॉट? अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो एक बार, व्हाट इज इट दैट आई कैन वर्क अपॉन? व्हाट इज इट दैट यू कैन वर्क अपॉन? और डू यू नो एनी वर्क? You are 15 years of age, 16 years of age,
क्या 15-16 साल में हमने कोई काम नहीं सीखा जिसकी वैल्यू लग सके? केवल किताबें ही पढ़ रहे हैं। किताबें पढ़ते रहेंगे तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली एक दिन क्वालिफाइड हो जाओगे। क्वालिफाइड हो जाओगे तो बाहर जाके किसको क्या बोलोगे कि मुझे क्या काम आता है? सो क्वालिफाइड उसको होना चाहिए जिसको काम भी आता है। फिर वैसा, अगर मैं मैथ्स पढ़ता हूं, अच्छा मैथ्स करता हूं, तो मुझे पता है मैथ्स अप्लाई कहां होती है आज। वेयर डज मैथ्स अप्लाई? जिसका मैथ्स अच्छा होता है उसे क्या सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए? मैथ्स इज वन ऑफ द मेजर पिलर्स ऑफ साइंसेस। साइंस का एक मेजर पिलर है मैथ्स। दूसरा पिलर क्या है साइंस का? टेक्नोलॉजी। साइंस का दूसरा पिलर है टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, राइट। और अब आज के समय में साइंस में मैथ्स के साथ आर्ट्स को भी जोड़ दीजिए आप। स्टीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ्स। क्यों ऐसा क्यों है? जिन प्रोडक्ट्स को आप क्रिएट करते हो, आज जमाना एस्थेटिक्स का भी है। एस्थेटिक्स का मतलब कितनी सुंदर दिखती हैं वो चीजें, वो कितनी अच्छी बन सकती हैं, तो उसमें आर्ट का इनपुट भी आता है। तो कोई अगर मैथमेटिकली बहुत स्ट्रांग हो, टेक्निकली काम करना आता हो उसको, मतलब द पर्सन नोज हाउ टू कोड। भाई पुरानी लैंग्वेजेस जावा वगैरह थी, आज के टाइम पाइथन वगैरह है, राइट। तो उसके ऊपर अगर आपका अच्छा कमांड है एंड यू कैन, मतलब ये बात भी मैं बता दूं, मैथ्स अच्छा होगा तो कंप्यूटर साइंस अच्छी होगी। अगर मैथ्स स्ट्रांग नहीं है आपका तो कंप्यूटर साइंस भी उतना स्ट्रांग नहीं होगा आपका। मैथ्स पे डिपेंडेंट है बहुत सारी बातें। मैथ्स में आप वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं ना, तो कंप्यूटर साइंस में जब बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, तो वहां वही वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ते हैं, वैसे ही एल्गोरिथम्स बनाने पड़ते हैं, राइट। एंड फॉर दैट यू नीड स्ट्रांग मैथमेटिक्स। सो समवन हु इज स्ट्रांग विद मैथ्स, राइट, जिसको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। सेल्फ मोटिवेशन, यहां पर सबसे बड़ी बात है सेल्फ पर कितने आप। पुश करा के, धक्का लगा के तो कोई भी मैथ्स करा लेगा। बात मैथ्स पास करने की नहीं हो रही, बात मैथ्स एंजॉय करने की हो रही है। हाउ मच टाइम डू यू डिवोट टू दैट सब्जेक्ट इन अ डे एंड हैप्पीली, खुशी से। आर यू गेटिंग? सो सिमिलरली आप एक बात और बताइए, दिस इज अ नॉर्मल थिंग दैट आई सी, हमारे इंडिया में चलता है ऐसा। पीपल दोज हु आर विलिंग टू गो इनटू बायो पिक अप पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक सिंपल क्वेश्चन मेरा आपसे, जिसका मैथ्स अच्छा नहीं होगा, क्या उसका कभी लाइफ में फिजिक्स अच्छा हो सकता है? तो मैथ्स को छोड़ने के बाद भी फिजिक्स एज अ ब्रदर ऑफ मैथ्स इज ऑलवेज देयर। तो कोई भी अगर ये सोचे कि साइंस में मैं मैथ्स को साइडलाइन करके आराम से साइंस पढ़ सकता हूं, प्लीज, वेरी सॉरी, यू कैनॉट डू दैट।
साइंस इज ऑल अबाउट मैथ्स. एंड लेट मी टेल यू, बायो में आप कहते हैं मैथ्स की जरूरत नहीं है, वो पुरानी बायो थी, राइट? आज के टाइम में हम बात करते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की. इतना डेटा जो बायोलॉजी से निकल के आ रहा है, डिजीजेस के ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर रोज रिसर्च हो रही है. क्या वो रिसर्च बिना कंप्यूटेशन के हो सकती है? डेटा दैट इज कमिंग फ्रॉम बायोलॉजी इटसेल्फ नीड्स कंप्यूटर्स टू सॉल्व देम. इस डेटा का यूज कहां करेंगे हम? हमारे इंडिया में रिसर्च नाम की चीज नहीं है. लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली एंड क्लियरली एंड एब्रप्टली कि यहां पर रिसर्च नाम की कोई चीज नहीं है. वो इसलिए क्योंकि आप लोग रटते हो चीजों को, रोट लर्नर्स हो. मैथ्स के क्वेश्चंस भी लर्न कर लेते हो आप लोग, और उसमें बहुत होशियार हो, लेकिन उसमें जरा सा ट्विस्ट आ जाए तो आप वही क्वेश्चन को जीरो करके आ जाते हो. और ये चीज बोर्ड्स वाले बहुत अच्छे से पहचानते हैं. इसीलिए आपको जब एग्जाम में जब पेपर मिलता है मैथ्स का, जब आप कहते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया, वो उसमें सिर्फ थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन कर दिया है. भाई एक म्यूजिशियन क्या करता है, जब वो म्यूजिशियन अपने सॉन्ग्स प्ले कर रहा होता है तो अच्छे से इंप्रोवाइज कर देता है, एक अच्छा सा सुर उसमें अलग सा लगा देता है, राइट? तो यहां पर भी क्या होता है, मैथ्स में भी क्या है, एक अच्छा सा, एक छोटा सा वो वेरिएबल उसमें लगा देते हैं, और वहीं पर आप, ऐसा तो हमने क्वेश्चन कभी करा ही नहीं. मैथ्स मजा ही इसी बात का है कि जिन क्वेश्चंस को नहीं करा उनको सॉल्व करने का मजा है, राइट? तो दोस्तों, जिनको मशीन लर्निंग में जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करना है, राइट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जाना है, डेटा साइंसेज में जाना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जाना है, क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना है, राइट, तो ये सारे एनालिटिक्स में जाना है, बिजनेस एनालिटिक्स में जाना है, फिनेंशियल टेक्नोलॉजी में जाना है, तो यहां पर सब जगह, बैंकिंग में जाना है, यहां पर सब जगह इंश्योरेंस में जाना है, रिस्क मैनेजमेंट में जाना है, यहां पर सब जगह यू नीड मैथ्स. तो मैथ्स को कोई ऐसा वैसा सब्जेक्ट मत समझिए कि इट इज कि कोई भी कर सकता है. यू नीड रियल ब्रेन टू डू मैथ्स, राइट? सिमिलरली बायो की अगर हम बात करें, आप में से काफी लोग क्योंकि कन्वेंशनल बैकग्राउंड से आते हो, इसीलिए सॉरी, मैं आपसे बात भी वही कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें और भी बताऊंगा. बायो रिलेटेड बहुत सारे ऐसे करियर्स हैं. सपोज यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर नीट, और लेट्स से यू फील दैट नीट इज बियॉन्ड योर रेंज. नीट आपकी रेंज के बाहर जा रहा है, क्योंकि मैथ्स शुरू से अच्छा नहीं था, हमने पीसीबी ले लिया, लेकिन उतना अच्छा हम उसको कर नहीं पाते हैं फिजिक्स को, इसीलिए बायो में अच्छा करके भी हम पीछे रह सकते हैं. अल्टीमेटली फिजिक्स भी देना तो पड़ेगा ना. और ये कैसे, आपको मालूम है फिजिक्स और बायो का कॉम्बिनेशन क्यों है? Why physics and bio are taught together? इनमें क्या लिंकअप है? डॉक्टर्स को इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हुए देखा है ना लैब वर्क में, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज है वो फिजिक्स से आता है, उसमें कोई बायो नहीं है. जो बायो इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं, बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, राइट, उसमें जो यूज है दैट इज ऑफ फिजिक्स. इसीलिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट है बायो में भी.
राइट। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी समझिए कि अगर हम फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री को लेके चल रहे हैं तो बहुत सारे करियर्स हैं। प्लीज डू नॉट गेट स्टक टू ओनली बिकमिंग अ डॉक्टर। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं ऑलरेडी हमारे पास, और अच्छे डॉक्टर बनना है तो फिर जाइए एम्स में, फिर वहां तक लेकर आइए, नीट में टॉप 50 रैंक में आइए, 25 लाख लोगों में। लेकिन तो 25 लाख लोगों में अगर हम टॉप 1000 में नहीं आ रहे हैं तो किसी टॉप कॉलेज में, जो बिल्कुल टॉप एंड कॉलेजेस हैं, एम्स जैसे, एएफएमसी जैसे, राइट, वहां पर अपने को सीट नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस 5 से 10,000 तक आपका रैंक है तो भी मिल सकता है, उसके बाद सब प्राइवेट है। बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मेडिकल क्षेत्र में नहीं है अभी। हमने बहुत कम मेडिकल कॉलेजेस बनाए, राइट। तो हालांकि इसकी जरूरत सोसाइटी में हमेशा है, राइट। इसको लोग बहुत एक सेट करियर मानते हैं कि अगर हम डॉक्टर बन जाएं तो बहुत अच्छा करियर होता है। करियर बहुत अच्छा है, देयर इज नो डाउट, लेकिन बात वही है किसको बनना चाहिए, किसको नहीं बनना चाहिए। आई एम श्योर आप लोग सही डॉक्टर के पास ही जाना पसंद करोगे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम सही डॉक्टर्स क्रिएट कर पाएं, और सही डॉक्टर्स क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले ऐसे काउंसलिंग सेशंस चाहिए पहले ताकि सही लोग बन पाए। और हमारी सोसाइटी में करियर काउंसलिंग को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। हम सोचते हैं अरे सब कुछ ऐसे ही है, ऐसे ही हो जाएगा, कुछ भी कैसे भी कर लेंगे। आपको यह नहीं मालूम कि कितने रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ करियर काउंसलिंग वी लूज। बहुत सारे सचिन तेंदुलकर बन सकते थे, बहुत सारे आमिर खान बन सकते थे, बहुत सारे डिजाइनर्स बन सकते थे, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स बन सकते थे। हमने वहां सक्सेस क्रिएट ही नहीं करी। अल्टीमेटली क्या है, ओलंपिक्स में क्या लेकर आते हैं हम? 1 या 2 मेडल। 140 करोड़ का देश, और लेके क्या आता है? क्यों? क्योंकि सारे लोग तो इंजीनियरिंग और मेडिकल में बैठे हैं। वहां स्पोर्ट्स पर्सन बैठा होगा, लेकिन उसे बनना है डॉक्टर, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। इस चक्कर में आपका जो इनर कॉन्फिडेंस है, जो आपकी क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं लूज हो जाती है, वो खो जाती है। और जहां आपकी एज गई फिर वापस आना बहुत मुश्किल है। इसीलिए काउंसलिंग की सही एज होती है क्लास 8th 9th 10th। 8th 9th 10th is the perfect time to get counseled, so that आपको नॉलेज हो कि आप और भी बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ह्यूमैनिटीज में कितने सारे करियर्स होते हैं? अच्छा, सोचा जाए ह्यूमैनिटीज में सब्जेक्ट्स लेते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इंग्लिश, राइट, और सोशल साइंस, ज्योग्राफी, ऐसे सब्जेक्ट्स, राइट, इकोनॉमिक्स, दीज काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। इन सारे कोर्सेज में भी बहुत सारे करियर्स हैं इंडिविजुअली। जो पर्सन हिस्ट्री को लेके आगे चल रहे हैं, रिसर्च तो कर ही सकते हैं हिस्ट्री में, लेकिन बहुत सारा हिस्ट्री का यूज ट्रैवल एंड टूरिज्म में होता है। आप में से बहुत लोग ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ के यू कैन एक्चुअली मेक आउट अ करियर इनटू ट्रैवल एंड टूरिज्म, या आप एज एन आर्कियोलॉजिस्ट या एज अ क्यूरेटर, आप ऐसे रोल्स में भी जा सकते हो। एक्सकेवेशंस, डिगिंग, रिसर्च,
ये सारे काम भी कर सकते हो। हिस्ट्री कभी भी क्लास में बैठ के नहीं पढ़ते। हिस्ट्री पढ़ने का तरीका है बाहर जाके पढ़ना, एक्सपीरियंस करना। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का तरीका है टू एक्चुअली गो एंड वर्क इन सोसाइटी, सोशल सर्विस में वहां जाकर देखिए कि पॉलिटिकल साइंस कैसे इंप्लीमेंट होती है, कैसे पंचायत चलती हैं। गांव में जाकर देखिए कैसे काम होता है। अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आते नहीं, खराब लोग पॉलिटिक्स करते जाएंगे तो फिर हम किधर जाएंगे। तो ये भी एक बहुत स्ट्रांग करियर है। सोशियोलॉजी, सोशल वर्क में बड़ी बड़ी कंपनीज रिक्रूट करती हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कॉन्सेप्ट है। जितने हम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, जितना हम एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, राइट, या और भी बहुत सारी चीजें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की हैं जिसको हम खराब कर रहे हैं, तो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अपना एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप क्रिएट करा हुआ है। वहां वो सोशल साइंटिस्ट को रिक्रूट करते हैं। और रिक्रूट किस लिए करते हैं? ताकि जो लोग हैं उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, कहां हॉस्पिटल्स खोलने चाहिए, कहां सोशल स्कीम्स बननी चाहिए। ये जो आप गवर्नमेंट की स्कीम्स देखते हैं रोज, राइट, ये स्कीम्स कहां से बनती हैं? इसका इनपुट सोशल साइंटिस्ट देते हैं। और सोशल साइंटिस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट को ये इनपुट देते हैं। आपकी संसद में जाके ये इनके ऊपर काम होता है और फिर ये एक लॉ के फॉर्म में आते हैं और पॉलिसी के फॉर्म में आते हैं जो इंप्लीमेंट होते हैं। तो ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे करियर्स हैं। लॉ एज अ करियर इज वेरी स्ट्रांग इन अमंग ह्यूमैनिटीज। लेकिन ह्यूमैनिटीज में एक चीज मैं चाहता हूं, हर एक कोई ह्यूमैनिटीज ना ले प्लीज। यहां एक सिस्टम है कि जिसके नंबर कम है उसे ह्यूमैनिटीज दे दी जाए, जिसके थोड़े से ज्यादा हैं उसको कॉमर्स दे दी जाए, और जिसके बहुत ज्यादा नंबर हैं उसको साइंस दे दी जाए। ये तरीका सही नहीं है। साइंस उसको मिलनी चाहिए जो इनोवेटिव थॉट प्रोसेस रखता है, जो नई चीजें बनाना, जोड़ना, करना जिसको आता है, जो एक्सपेरिमेंट करने में बिलीव करता है और उसका मैथ्स भी ठीक है, वो साइंस को निभा सकता है। ह्यूमैनिटीज उसको लेनी चाहिए जिसकी लैंग्वेज पे पकड़ बहुत अच्छी है। रीडिंग, जिसको रीडिंग पसंद नहीं वो ह्यूमैनिटीज नहीं कर सकता। ह्यूमैनिटीज के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। आपको बुक रीडिंग की आदत होनी चाहिए। और हमारी सोसाइटी में आज के टाइम बुक रीडिंग आई थिंक सबसे लोएस्ट स्तर पर है, जिसकी वजह से हम सही सोच नहीं पाते। अगर हमको एक टॉपिक दे दिया जाए तो हम घबरा जाएंगे कि इस पे क्या करें। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो आती हैं दे कम थ्रू बुक रीडिंग। जब आप 4 तरह की किताबें पढ़ते हैं, यू नो हाउ टू क्रिटिकली एनालाइज अ पर्टिकुलर इश्यू, फिर उस पर क्या ओपिनियन देना है। दोज काइंड्स ऑफ वर्क्स आर डन बाय ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, दोज हु लव टू रीड एंड राइट। जो रीडिंग अच्छी करेगा वो लिख भी अच्छा पाएगा। आर यू गेटिंग? कॉमर्स के लिए जो लोग थोड़े रिस्क टेकर्स होते हैं, बिजनेस कॉन्सेप्ट्स पे अच्छी पकड़ है, राइट, आपके पेरेंटल बिजनेस भी हो सकते हैं जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड मैथ्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए टू टेक कॉमर्स ऑल्सो। कॉमर्स का भी एक पिलर मैथ्स है, उतनी हायर मैथ्स तो नहीं, लेकिन मैथ्स अगर निभाना आता है आपको तो आप कॉमर्स निभा सकते हैं, राइट। सो कॉमर्स में नंबर्स का
बहुत वैल्यू है नंबर्स के अलावा बिजनेस कॉन्सेप्ट्स को समझना और मार्केट नॉलेज रखना। हमें यह मालूम होना चाहिए व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट, व्हाट इज हैपनिंग इन द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड, कैसे पैसा इन्वेस्ट करके कैसे बढ़ा सकते हैं हम पैसा, वेल्थ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम ओवरऑल अपनी और सोसाइटी की और देश की। तो ये सारे काम कॉमर्स में रहते हुए आप कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ACCA क्वालिफिकेशन, CA, मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, प्रोडक्शन, राइट। बहुत सारे एरियाज हैं दैट यू कैन टेक अप इन कॉमर्स। मीडिया मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग। आज के समय क्या है, आपके आसपास सब आपको क्या दिखता है, डिजिटल दुनिया, ई कॉमर्स। आप मैक्सिमम ट्रेड कहां करते हैं, अमेजॉन पे करते हैं। तो वो सारा जो आप इतना बड़ा बिजनेस आपके आसपास हो रहा है, दैट इज डन बाय कॉमर्स पीपल। बहुत सारे साइंस के ग्रेजुएट्स भी इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कॉमर्स के लिए कि वो बीटेक के बाद IIMs में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि टेक्निकल काम हम कब तक करेंगे, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल कर लिया, अब लगता है मैनेजरियल पोजीशन पे जाके बैठना चाहिए। तो मैनेजरियल पोजीशन पर जाके बैठने के लिए यू नीड कॉमर्स बैकग्राउंड, यू नीड आइडियाज, यू नीड एंटरप्राइजिंग स्पिरिट, कि नए नए स्टार्टअप्स और नया नया सोच पाए आप। तो ऐसे बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि ये तीनों करियर्स के लिए अब सबसे ज्यादा आप लोग देखें, अभी अगर हम बात करते हैं अबाउट कि हम कहां जाकर पढ़ेंगे इसको आगे चल के, तो 2 तरह की यूनिवर्सिटीज हैं इस समय इंडिया में। एक तो है कन्वेंशनल, पुराने टाइप की, जैसी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जैसी मेरिट, CCS यूनिवर्सिटी। ये एक ही तरह की यूनिवर्सिटीज हैं, इनका काम करने का तरीका बिल्कुल एक ही तरह का है। आज के समय में ये यूनिवर्सिटीज मेरे हिसाब से दे हैव नो वैल्यू। ये केवल डिग्री बांटने का काम करती हैं। मेरे हिसाब से आज इनका कोई किसी तरह का कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम कन्वेंशनल एजुकेशन BA, BCom, BSc की केवल डिग्रीज लेके बैठे हैं, आज के टाइम वैल्यू है न्यू एज कॉन्सेप्ट्स की। ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो इंडस्ट्री से अपना कुरिकुलम बनवाते हैं, अपना सिलेबस बनवाते हैं, और इंडस्ट्री की देखरेख में ही वो सिलेबस पढ़ाया जाता है। और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है, आप सीधे इंडस्ट्री के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। आपको कौन सा कल्चर लगता है जिसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए, पहले वाला या दूसरे वाला? एक है जहां पर नॉर्मल एजुकेशन चलती है, एग्जाम्स होते हैं और हमें डिग्री मिलती है, फिर हम बाहर जाके सोचते हैं हमें क्या करना है। एक है जहां कॉलेज में एंट्री लेते ही आपको पता है कि आप कहां जा रहे हैं, आपको क्या रोल मिलने वाला है आगे। तो ऐसे न्यू एज कॉलेजेस के नाम आपको पता होने चाहिए, कम से कम आप उनको रिसर्च कर सको। सारे नाम तो नहीं बता पाऊंगा, बट कुछ नाम जरूर बता देता हूं आपको, दैट यू शुड एक्चुअली लुक इनटू। ट्राई टू लुक इनटू यूनिवर्सिटीज लाइक अशोका, ट्राई टू लुक इनटू यूनिवर्सिटीज लाइक क्राइस्ट, Bangalore. Try to see universities like Symbiosis in Pune. You have universities like Flame in Pune. You have similar universities like Kriya in Sri City,
आंध्र प्रदेश। इन यूनिवर्सिटीज में खास बात यह है कि ये सारी यूनिवर्सिटीज सारा कुरिकुलम जो पढ़ाती हैं एक्सपीरियंशियल वे में पढ़ाती हैं, एक्सपीरियंस कराते हैं आपको। 30% इन द क्लासरूम, 70% आउट ऑफ द क्लासरूम। बाकी जगह क्या होता है, 90% शायद हमारी जिंदगी क्लासरूम में ही निकल जाती है। 10% प्रैक्टिकल हम शायद छू पाते हैं, वो भी बने बनाए प्रैक्टिकल्स, कुछ नयापन नहीं। सो एजुकेशन में बहुत चेंज आ चुका है, हम अभी भी बहुत बहुत पीछे हैं, राइट। मेरे इन काउंसलिंग सेशन से बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा अगर आपकी सोसाइटी आसपास अगर आपको मोटिवेट ना करे। मतलब आई कैन गिव यू वन सेशन, मेरे सेशन से क्या हो जाएगा, आज आपने सुन लिया, कुछ लोग आप देख भी लेंगे, कभी कुछ रिसर्च भी कर लेंगे, कुछ एक दो लोग शायद मेरी बात को फॉलो भी कर पाए, बट लार्जली क्योंकि सोसाइटी में अवेयरनेस ही नहीं है, तो सोसाइटी हमको वैसे नए प्रयोग करने के लिए इजाजत नहीं देगी। मां बाप हमको नए प्रयोग नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि इसका इसीलिए रीजन है क्योंकि कहीं ना कहीं ये काउंसलिंग सेशंस पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। इतने सारे करियर्स हैं और हम आज भी पुराने सीमित करियर्स के ऊपर ही बैठे हुए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है। तो करियर काउंसलिंग ना होने से नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है आप लोगों का, और करियर काउंसलिंग होने से उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत घट सकती है। अब हम लोग इंडिविजुअल करियर काउंसलिंग भी कराते हैं, इंडिविजुअल मतलब 1-on-1 करते हैं। ये एक जनरल सेशन है, बट अगर मुझे इंडिविजुअली एक पर्सन को समझना है तो आई नीड टू गिव 1 hour टाइम टू 1 person विद पेरेंट्स। मुझे पेरेंट्स की भी बैकग्राउंड समझनी है, बच्चे की भी समझनी है, एंड देन आई विल क्रिएट अ पाथ फॉर यू कि इस पाथ पर आपको चलना चाहिए, राइट। आज ऐसी चीजों की जरूरत डॉक्टर्स से भी ज्यादा है, मैं आपको यह बता दूं, लेकिन हम इस बात की अहमियत शायद हमारी सोसाइटी में आज भी नहीं है, हमारे शहर में बहुत कम है। मैं ट्रैवल करता हूं दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, दीज प्लेसेस, पूना, वहां पर मेरे बहुत एसोसिएशंस हैं और बहुत सारे सेशंस भी होते हैं। तो बहुत फर्क है, अभी बहुत पीछे हैं हम लोग, हमको कहीं ना कहीं इन चीजों में आगे आना पड़ेगा। सो आई होप आप ये मैसेज जो है इसको समझ पा रहे हैं। जो भी आपकी एबिलिटी है उस एबिलिटी को निकालिए, ढूंढिए, इस बात को आंसर करिए दैट हु एम आई, मैं कौन हूं। अगर आप इस बात का आंसर निकाल पाएंगे या आप करियर काउंसलिंग में हमारे साथ इस बात को समझेंगे कि आप कौन हैं, राइट, तो आपके लिए करियर समझना और कराना, उस ट्रैक के ऊपर चलना, वो बहुत बहुत आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है।